जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी व्याकरण का। यह हमारा 23वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे पैट हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्योंकि आप बीएड कर चुके हैं या बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं, तो आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी टॉप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात, गीत, बात या मात। देखो, कोई शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, ये पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे एक सेंटेंस बना लो। जैसे रात, रात होती है, तो होती है से हमें क्या पता चला कि है एक स्त्रीलिंग शब्द है। गीत गाया जाता है, गीत कैसा है? गीत गाया जाता है, तो यही एक पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा बी बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बात होती है, तो बात होती है तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, और मात दी जाती है या मात होती है तो ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, बट पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वह है बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, वीर रस, हास्य रस या करुण रस। देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शांत रस का क्या स्थायी भाव है? सम, निर्वेद, वितराग और वैराग्य। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, हास्य रस का हास है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। रस की टोटल संख्या कितनी है? तो रस टोटल 9 है, यानी स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो बताई है वो बताई है 8। उन्होंने किस रस को रस नहीं माना है? तो शांत रस को रस नहीं माना है। और किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंख, पांव, गांव या ग्रह। देखो, अगर बात की जाए आंख की, तो आंख एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द है वो है अक्षी। ऐसे ही पांव भी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो है पाद। गांव भी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द है वो है ग्राम। बस ग्रह ही एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा घर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस रथ, मन प्लस औरथ, मनो प्लस रथ या मनः प्लस रथ। तो मनोरथ का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? वो है मनः प्लस रथ, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें है विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह, आमरण, गांठकर या महात्मा। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समासिक पद अवयव हो, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखो, अव्ययी भाव समास की एक पहचान भी होती है। कैसे पहचान होगी? कोई शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो उसमें उपसर्ग का प्रयोग मिलेगा आपको। तो जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हो वहां अव्ययी भाव समास होगा। देखो, नवग्रह है, 9 ग्रहों का समूह, जिसमें संख्यावाचक जो है शब्द का बोध करा रहा हो, पहला वर्ड जो है संख्यावाचक हो, और उसके बाद वाला पद जो है वो एक ग्रुप का बोध करा रहा हो, तो वहां द्विगु समास होता है। तो नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ द्विगु समास है। यहाँ देखो, आमरण में देखो, आमरण में आ उपसर्ग लगा है और मरण जो है मूल शब्द है। तो बस यही जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, कलरव, अमिताभ या चहचहाना। देखो, अमात्रिक शब्द किसे कहते हैं? जिसमें कोई मात्रा ना हो। ठीक है, तो कारखाना में देखो आ की मात्रा लग रही है, आ की मात्रा लग रही है, आ की मात्रा लग रही है, तो सब में आ की मात्रा लग रही है। अमिताभ में या छोटी ई की मात्रा लग रही है और आ का डंडा भी लग रहा है। यहाँ भी आ का डंडा यूज हो रहा है, बट ये अकेला एक ऐसा शब्द है जिसमें एक भी मात्रा नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना जिस मुहावरे का अर्थ है वह है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, इससे एक वाक्य प्रयोग बना लो कि नरेश ने कल ही कार खरीदी थी और रात की आंधी में उसके ऊपर पेड़ गिर गया।
तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो ऐसे इसका वाक्य प्रयोग बनाओगे तो बहुत आसान रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? वो है कर्म कारक, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। देखो इस वाक्य में कार्य का जो प्रभाव है, देखो क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं, तो भगाने का जो प्रभाव है वो डाकुओं पर पड़ रहा है, यानी कर्म पर पड़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट प्रधान है, यानी कर्म प्रधान वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। इसके अलावा कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबोधन, अधिकरण और संबंध। तो ये टोटल 8 कारक हैं। इनसे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, अनयोक्ति रही है, ये अतिशयोक्ति है और उपमा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल यही एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नगरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वह है रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोप हो। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की जो पहचान है कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव, राजा राम, यहाँ रै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये थोड़ा एरर है, ये अतिशयोक्ति लिखा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है। उपमा अलंकार भी सेम ऐसा ही है, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता दर्शाई जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या कोष्ठक? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो है कोष्ठक, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें विवरण चिन्ह की, तो विवरण चिन्ह का जो बिल्कुल देखो चिन्ह ऐसा होता है, विवरण चिन्ह इसका जो यूज होता है वो जानकारी, सूचना या निर्देश देने के लिए होता है। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? निर्देशक चिन्ह डैश जैसा होता है, ठीक है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग वाद विवाद या फिर संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। और उपविराम चिन्ह कैसा होता है? उपविराम चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक तो आपको पता ही है कैसा होता है, ब्रैकेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि समासिक शब्द कौन सा है? उपहृत पशु, लुप्त पद, प्राप्तोदक या दशानन? देखो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाला है कि संबंध बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण आप बता सकते हैं। तो इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? वह है दशानन, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। 10 अन्न है जिसके, यानी अर्थात रावण। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, वो तीसरे पद की ओर इंगित करे, तो वहाँ यानी तीसरे पद को विशेष रूप से दर्शाए, तो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5? देखो किसी वाक्य के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। हिंदी में से बोलते हैं सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है वही सब्जेक्ट होता है, और इसके अलावा बाकी जो पूरा वाक्य है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? तेंदुलकर के, कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। किसने लगाए? तेंदुलकर ने लगाए। तो यानी इस वाक्य में तेंदुलकर जो है वो उद्देश्य है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। बाकी सारा जो पार्ट है वो सारा प्रेडिकेट यानी विधेय का पार्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला 4 चरणों का सम्मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? तो किस छंद में 16-16 मात्राएं होती है? तो वो होती है चौपाई छंद में, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें दोहे की, तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं। और अंत में गुरु और लघु का निषेध यानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका उल्टा जो होता है वो होता है सोरठा। सोरठे में सिर्फ इस बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। और इसमें गुरु और लघु जो है वो लगाना बिल्कुल जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। सोरठे और रोले में थोड़ी सी समानता है, दोनों में सेम ही है, बस गुरु लघु का अंतर है, ठीक है। तो रोले में भी सेम ऐसी होगा। रोले में पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो बस
पूछा क्या कहता है कि किस चरण में 16-16 मात्रा होती है, तो वो होती है चौपाई छंद में, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत? तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जिसका परिमाण ना पाया जा सके वो होता है अपरिमेय। जिसे निमंत्रित ना किया गया हो वो होता है अनाहूत। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म जो है वो गलत है? कुत्ता पिल्ला, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय या स्त्री सुनीता? देखो, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार की जाति या वस्तु का बोध कराए। जैसे नहर, नहर जो है वो पूरे नहर के ग्रुप का बोध करा रही है। अब नहर के अंतर्गत बहुत सारी नहरें आती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो ये सभी नहरें हैं। नहर बस ये एक ही ग्रुप के अंदर आ रही है, तो एक ही प्रकार की जो है जाति का जो बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे नगर, नगर के अंदर कितने? जयपुर हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो गया जयपुर। ठीक है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और जो एक प्रकार की जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो नगर एक प्रकार की जाति है और उसमें जयपुर जो है उसका नाम है शहर का। ठीक है, शहरों की जाति है और जो है उसका नाम जयपुर है। ऐसे ही पर्वत एक प्रकार की जाति है और हिमालय एक पर्वत का नाम है, स्त्री भी। और ऐसी सुनीता जो है स्त्री का नाम है। लेकिन कुत्ता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पिल्ला जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पिल्ले में भी वो दोनों जातिवाचक संज्ञा के जो है उदाहरण हो जाएंगे। तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोनों के दोनों। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ कुत्ते के साथ टॉमी होता या किसी कुत्ते का नाम होता तो बिल्कुल ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धन का पर्यायवाची नहीं है द्रव्य, द्रव, संपदा या दौलत? तो धन का जो पर्यायवाची होता है वो द्रव्य भी होता है, संपदा भी होता है और दौलत भी होता है, लेकिन द्रव जो है वो नहीं होता, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी लिक्विड। लेकिन द्रव्य जो है वो एक मेटल है, तो धन जो है वो एक मेटल के रूप में हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व? देखो, पंकज का समास विग्रह कर लो। पंकज का समास विग्रह क्या होगा? पंक में उत्पन्न होने वाला, यानी पंक का मतलब होता है कीचड़। ठीक है, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? कमल कहलाता है। तो यानी तीसरे पद की ओर इंगित कर रहे हैं, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। कर्मधारय समास की बात की जाए तो इसमें विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी नीला जो है वो विशेषण बन रहा है और कमल जो है वो विशेष्य है। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और वह एक ग्रुप की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे नवग्रह, जैसे हमने पढ़ा था नवग्रह। और द्वंद्व समास में और का लोप होता है बीच में, जैसे माता और पिता। ठीक है, माता पिता लिखते हैं ना साथ में, तो माता और पिता, तो और का लोप होता है यानी गायब होता है वो, तो वह द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी बहुव्रीहि समास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंतालु या दंत? देखो, श ध्वनि जो होती है वो तालु होती है, बड़ी ई, छोटी ही, च का पूरा वर्ग, च छ जय झ, और य और श, यानी बड़े वाला श, शलजम वाला श। तो ये सभी जो है तालु ध्वनियाँ कहलाती है। मूर्धन्य में क्या आती है? मूर्धन्य में ऋषि, ट, ट का पूरा वर्ग, ट ठ डै ढ, र और पेट पटा श। ठीक है, पेट पटा श, जैसा पेट पटा श होता है ना, तो ये मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। दंत में ल, त का पूरा वर्ग, त थ द ध और स, छोटे वाला स। ठीक है, बड़े वाला श तालु, मूर्धन्य में पेटपटा श और दंत में स। बट पूछा क्या गया है कि श किस ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो वो है तालु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिसीमन का विलोम शब्द क्या है? ससीम, निर्सीमन, असीमन या ससीमन? देखो, परिसीमन का जो अर्थ होता है वो है सीमा निश्चित करना। तो परिसीमन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निर्सीमन, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का या आज्ञावाचक वाक्य का? तो पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से रिलेट करता हो, यानी बिना उसके वाक्य पूरा ना हो, तो बिल्कुल वो क्या कहलाएगा? वो किस वाक्य का उदाहरण है? वो है मिश्र वाक्य का, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। जैसे पिता ने समझाया, अब अगर मैं यही खत्म कर दूं ये वाक्य तो वो अधूरा माना जाएगा। लेकिन समझाया क्या है अगर वो पूरा लिख दूंगा तो इसका मतलब यह है कि एक मिश्र वाक्य बन जाएगा।
अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है, बिना उसके वाक्य पूरा ना माना जाए, तो वहाँ मिश्र वाक्य यानी वह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे ए को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? मूल शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग या तद्धित प्रत्यय। देखो आमरण में आ कहाँ लग रहा है? आ लग रहा है सिर्फ आगे, ठीक है, आगे। तो कौन से शब्द मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं? तो वो कहलाते हैं उपसर्ग, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, जैसे बनावट, इसमें आवट प्रत्यय लग रहा है, ठीक है, ये अंत में लगते हैं। मूल शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। जैसे धनवान, धन प्लस वान, तो यहाँ धन क्या है? धन एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, तो उसमें वान जुड़ा है, तो वो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें से जो सही शब्द है वो है, शुद्ध शब्द है वो है बी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? विकारी, युग्म, विशेषण या अवयव। देखो धर्म और कर्म दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, एक साथ एक जैसे अर्थ नहीं है, ठीक है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो ये एक युग्म यानी जोड़ा कहलाया जाएगा, धर्म और कर्म, ठीक है, धर्म कर्म एक जोड़ा कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार का शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है? वो है युग्म, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अभि, अभ्यय या अभ्या। देखो अगर आप अभ्यय सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें जो उपसर्ग लग रहा है वो है अभी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है? आश्रय, अवगुण, अगम या स्नेह। देखो आश्रय एक तत्सम शब्द है। आश्रय की बात की जाए तो आश्रय एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है आसरा। अगम भी एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा अगम्य। स्नेह भी एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है नेह। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है अवगुण, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अवगुण, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो है फारसी भाषा से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। वैसे तो हिंदी शब्द जो है हमारे प्राचीन धर्म में भी लिखा हुआ है, बट कहा जाता है फारसी से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का युग्म कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का जो है समूह है? देखो वैनेत्य जो है वो गरुड़ का पर्यायवाची है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया। चंद्रमौली जो है वो शिव जी का पर्यायवाची है, तो ये भी बिल्कुल कट गया। तो सुरपति ये दोनों ही जो है इंद्र के पर्यायवाची है। ऐसे ही माधव, पुरंदर, सचिपति और वासव ये सभी इंद्र के पर्यायवाची है। सुरपति भी इंद्र का पर्यायवाची है, पुरंदर भी। उपेंद्र जो है वो विष्णु जी के पर्यायवाची है, यानी विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। वनेत्रे ये भी ऑप्शन कट हो गया, तो बस बचा गया है, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है, काटते चले जाना है ऑप्शन, इससे आपको चुनने में आसानी मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, ययावर या गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, उस वाक्य के लिए एक शब्द जो है वो है ययावर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। ययावर का जो मतलब होता है ना वो होता है घुमक्कड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या यण स्वर संधि। देखो जगन्नाथ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा जगत, जगत प्लस नाथ, ठीक है। तो जगन्नाथ होगा, तो यहाँ तय आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ व्यंजन का यूज हो रहा है, तो यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। आज डैश संकट के बादल छाए हैं, देश को, देश पर, देश के या देश से। तो इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर यानी इसमें कौन सा बिल्कुल सही फिट बैठेगा। तो ये प्रश्न सिर्फ आपके लिए है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। तो
तो यही प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से भी पूछे गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है, प्रश्न आपको कैसे लगे हैं, मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और जो आपसे पूछा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपका स्कोर क्या रहा, 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और बस आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।